नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग पुस्तक सफलता के साधन को पूरी ऑडियो बुक के माध्यम से समझ रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने इसका जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 रिलीज हो चुका है वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके तीनों पार्ट को देख सकते हैं। और पार्ट 4 में स्टार्ट करूं इससे पहले मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, शुरू कर रहे हैं यह जानना आप जो कर रहे हैं उसमें विश्वास करना और आप जो कर रहे हैं उससे प्रेम करना। सचमुच सफल लोग अपने काम से प्रेम करते हैं, इस कारण वे अपने काम को अपना पूरा दिल झोंक देते हैं। वे अपने काम करने की जगह पर पहुंचने के लिए बेकरार रहते हैं और वहां से लौटने से नफरत करते हैं। उनके लिए काम और आनंद को अलग करने वाली कोई लकीर होती ही नहीं है। जब वे काम नहीं करते हैं तब भी वे अपने काम के बारे में सोचते और बात करते रहते हैं, उसे ज़्यादा व अलग बेहतर करने के तरीके सोचते रहते हैं। यदि अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में आपको यही भावनाएं हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए कोई दूसरी नौकरी ज़्यादा उपयुक्त है। यह पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है कि वह कौन सी है। अपने हृदय की इच्छा और अपने सच्चे मिशन व जीवन के उद्देश्य का पता लगाने के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास यह है कि आप अपने भविष्य के लिए एक आदर्श स्वप्न देखें। 5 साल पहले की फंतसी बनाएं, खुद को 5 साल आगे ले जाएं और कल्पना करें कि आपका जीवन हर मायने में आदर्श है। कल्पना करें कि 5 साल की इस अवधि में आपके जीवन में हर समस्या सुलझ चुकी है और हर लक्ष्य हासिल हो चुका है। यदि आपका जीवन हर मायने में आदर्श होता है तो यह कैसा दिखता है? यदि आप जादू की छड़ी लगातार अपने जीवन को आदर्श बना सकते तो आप कौन सा काम करते? आपकी आमदनी कितनी होती? आप कितने पैसे या नौकरी में किस स्तर पर होते? आप किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे होते और उठ बैठ रहे होते? अपने निजी जीवन में भी जादू की छड़ी लहराएं। यदि आपका जीवन हर मायने में आदर्श होता तो आप क्या कर रहे होते और आप किसके साथ होते? आप अब क्या नहीं कर रहे होते? आप अब किन लोगों के साथ नहीं होते? आपकी जीवन शैली कैसी होती? आप अपने दिन, सप्ताह और महीने कैसे बिताते? आपका स्वास्थ्य कैसा होता? आप कितने फिट रहते? आप कौन सी कार चला रहे होते? आप किस तरह के घर में रह रहे होते? आपके पास बैंक में कितना पैसा होता? आप अपनी छुट्टियों तथा फुर्सत के समय कैसे बिताते? जब आप भविष्य में कल्पना करते हैं और अपने आदर्श जीवन के सपने देखते हैं तो आप एक भावी स्वप्न का सृजन करने लगते हैं। अपने मन चाहे भविष्य की स्पष्ट तस्वीर देखकर आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं, जो फिर आपके जीवन में किसी चुंबक की तरह काम करता है। आप ऐसे लोगों, विचारों, संसाधनों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपके मानसिक चित्रों के सामंजस्य में होते हैं। आपका भावी स्वप्न आपको अपनी ओर खींचता है जिस तरह आप इसे अपनी ओर खींचते हैं। जब आप अपने आदर्श भविष्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बन जाते हैं तो उस भविष्य को हासिल करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने अपने लिए जिस भविष्य की कल्पना की है हूबहू वैसे ही भविष्य के सृजन में मदद करने वाली सभी तरह की चीज होने लगती है। हार्वर्ड के विलियम जेम्स ने लिखा था, मेरी पीढ़ी की महानतम खोज यह है कि आप अपने मस्तिष्क के अंदरूनी पहलुओं को बदलकर अपनी जिंदगी के बारे में
जिंदगी के बाहरी पहलुओं के बदल सकते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा था, इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में वह दिन भर सोचता रहता है। अर्ल नाइटिंगेल ने इसे इस तरह से कहा था, क्या कहा था? सफलता का सबसे अजीब रहस्य यह है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते रहते हैं। विचार सृजनात्मक होता है। आप जो विचार ज्यादा समय सोचते हैं उन्हीं से आप अपने जीवन और अपने भविष्य का सृजन करते हैं। आपके विचारों के पीछे जितनी ज्यादा भावना होगी, आपके जीवन पर उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारण का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि स्पष्ट विशिष्ट लक्ष्य और रोमांचक भावी स्वप्न सकारात्मक भावनाओं को प्रेरित कर देते हैं। फिर आप वह करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं जो आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए करना है। वे आपको अपने भविष्य का सृजन करने में सक्षम बनाते हैं, ठीक वैसा ही जैसा आप चाहते हैं। आपके व्यक्तित्व के 3 हिस्से हैं जो यह तय करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आप किस तरह के व्यक्तित्व बनाते हैं। ये आपका आत्म आदर्श, आपकी आत्म छवि और आपका आत्म गौरव, आपका आत्म आदर्श उन सभी गुणों, मूल्यों, विशेषताओं, योग्यताओं का मिश्रण है जिनकी आप खुद से और दूसरों में सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं। यह मनचाहे व्यक्ति बनने और मनचाहा जीवन पाने में आपका स्वप्न है। अगर हर चीज हर मायने में आदर्श हो, बेहद सफल लोगों के आत्म आदर्श बहुत स्पष्ट होते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे किस पक्ष में खड़े हैं और किस में विश्वास करते हैं। उनके पैमाने और मापदंड स्पष्ट होते हैं जिनकी कसौटी पर वे हर दिन अपने व्यवहार, हर काम को परखते हैं। वे जानते हैं कि वे जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, दिशा और अपने लक्ष्यों को कि किस दिशा में काम करते हैं। दूसरी ओर असफल लोग अपने मूल्यों और आदर्शों के बारे में अस्पष्ट तथा दुविधापूर्ण होते हैं और कई मामलों में तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वे किस में विश्वास करते हैं और किसके पक्ष में खड़े हैं। सर्वश्रेष्ठ लोगों के पास स्पष्ट सकारात्मक मूल्य होते हैं जिनसे समझौता करने या तोड़ने मरोड़ने से वे इनकार कर देते हैं। औसत या दोयम लोगों के धूलमूल मूल्य होते हैं जिनमें वे सबसे छोटे प्रलोभन पर भी समझौता कर लेते हैं। आपके मूल्य कौन से हैं? आप किस में विश्वास करते हैं? आप किसके पक्ष में खड़े हैं और आप किसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे? आपका व्यक्तित्व काफी हद तक आपके मूल्यों की स्पष्टता और गहनता से तय होता है। आपके मूल्य ही आपकी प्रेरणा को और आपके विश्वासों को, आपके नजरियों और आपकी भावनाओं को तय करते हैं। आप राजनीति, धर्म और अपने आसपास के लोगों में आपके सबसे अंदरूनी विश्वास ही तय करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप किस तरह के काम करते हैं और आप किस तरह के लोगों से जुड़ते हैं। यदि कोई शोध कंपनी आपके मित्रों और सहयोगियों की राय शुमारी करे और उनसे आपके बुनियादी मूल्य बताने को कहे तो वे लोग आपके बारे में सबसे अच्छा क्या कहेंगे? आपके साथ उनके अनुभवों और आपके व्यवहार के आकलनों के आधार पर दूसरे लोग आपके बुनियादी मूल्य और आदर्शों के बारे में क्या कहेंगे? आप किसी व्यक्ति के सच्चे मूल्य और विश्वास कैसे मालूम कर सकते हैं? उसकी कही बातों के आधार पर, उसकी इच्छा के आधार पर वह जो करने का इरादा रखता है। इस आधार पर क्या लोगों के सच्चे मूल्य और विश्वास उसमें व्यक्त होते हैं जो वे लिखते हैं या जिनका वादा वे चुनाव लड़ते समय करते हैं? नहीं, जवाब यह है कि आपके मूल्य हमेशा सिर्फ आपके कार्यों और व्यवहार में व्यक्त होते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, महत्वपूर्ण तो वह है जो आप करते हैं, खास तौर पर जो आप दबाव में करते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने लिखा है, परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाते, वह तो सिर्फ उसे खुद के सामने उजागर करते हैं।
जब किसी इंसान पर दबाव डाला जाता है और एक या दूसरा मूल्य पर कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह हमेशा उस व्यक्ति के अपने सबसे प्रमुख मूल्य, उस पल जो भी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पर काम करेगा, चाहे वह कुछ भी कहता रहे। यहाँ आपके मूल्यों और सिद्धांतों और आदर्शों के बारे में एक खास बात पर गौर करें। उच्चतर कर्म के मूल्य हमेशा निम्न कर्म के मूल्यों से पहले आते हैं। हो सकता है कि आपके पास मूल्यों की पूरी श्रृंखला हो जिन पर आप समय समय पर काम करते हैं, लेकिन दबाव में होने पर आपके सच्चे मूल्य ही हमेशा तय करेंगे कि आप उस वक्त क्या करते और कहते हैं। आपके मूल्य क्या हैं, उन्हें लिख लें। 3 से 5 मूल्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यह अभ्यास अपने जीवन साथी या अपने स्टाफ के साथ भी करें। जब भी आप कॉरपोरेशन के लिए रणनीतिक नियोजन करते हैं तो आप मूल्यों के अभ्यास से शुरुआत करते हैं और मूल्यों को स्पष्ट बनाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। फिर ये मूल्य रणनीतिक और नियोजन के बुनियाद बन जाते हैं। हर योजना और निर्णय को मूल्य की कसौटी पर परखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह योजना या निर्णय कंपनी के सच्चे विश्वासों के सामंजस्य में है। एक बार जब आप अपने मूल्य लिख लें तो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें क्रम में सजा लें। कौन सा मूल्य सबसे पहले आता है, कौन सा दूसरे स्थान पर, कौन सा तीसरे स्थान पर, इत्यादि इत्यादि। न सिर्फ आपके मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि मूल्यों का आपका कर्म भी महत्वपूर्ण होता है। यह कर्म यह तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। एक उदाहरण देखें। कल्पना करें कि आपके पास 2 लोग हैं जिनमें से प्रत्येक के 3 शीर्ष मूल्य समान हैं। ये मूल्य हैं परिवार, स्वास्थ्य और करियर, लेकिन उनके लिए कर्म भिन्न है। व्यक्ति ये कहता है, महत्व के क्रम में मेरी परिवार पहले स्थान पर है, मेरा स्वास्थ्य दूसरे स्थान पर और मेरा करियर तीसरे स्थान पर है। मूल्यों के इस क्रम का यह अर्थ है कि जब कर्म के प्रति खुद को समर्पित करने की बारी आती है तो व्यक्ति अपने परिवार को अपने स्वास्थ्य के ऊपर चुनेगा और वह अपने परिवार तथा स्वास्थ्य को अपने करियर से ऊपर चुनेगा। जब आप अपने मूल्यों के बारे में स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना और काम करने के विकल्पों को चुनना ज्यादा आसान होता है। व्यक्ति बी के पास भी यही 3 मूल्य हैं, बस उनका क्रम थोड़ा अलग है। व्यक्ति भी कहता है, मेरे शीर्ष 3 मूल्य हैं, मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य और मेरा करियर, लेकिन मेरा करियर पहले स्थान पर है, मेरा परिवार दूसरे स्थान पर है और मेरा स्वास्थ्य तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब है कि जब चुनने या प्राथमिकताएं तय करने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्यक्ति भी अपने करियर को अपने परिवार के ऊपर चुनेगा और अपने करियर व परिवार को अपने स्वास्थ्य के ऊपर चुनेगा। अब यह एक सवाल है, क्या ये व्यक्ति और बी व्यक्ति के बीच कोई फर्क होगा? क्या यह फर्क छोटा होगा या फिर बड़ा होगा? आप इन दोनों लोगों में से किसे मित्रता करना चाहेंगे, ये व्यक्ति ए से या व्यक्ति बी से? मैं सोचता हूँ कि जवाब स्पष्ट है। ये व्यक्ति का परिवार और स्वास्थ्य उसके परिवार से पहले आता है, इसलिए वह व्यक्ति बी से बहुत भिन्न इंसान होता है जो कहता है कि उनका परिवार और उसका करियर उसके परिवार और उसके स्वास्थ्य से पहले आता है। हाल में मैं मूल्य सापेक्षता के बारे में काफ़ी बातें करता था। कई लोग कहते थे कि दरअसल यह मायने नहीं रखता कि आपके मूल्य क्या है, क्योंकि सारे मूल्य चयन या राय का मामला होते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप अखंडता और करुणा में विश्वास करते हैं तो ये सिर्फ व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं। उनके अनुसार यदि आप बेईमान और दुकानों में से सामान उठाने में विश्वास करते हैं तो यह व्यक्तिगत वरीयता का मामला है। उनकी राय में मूल्य न तो अच्छे होते हैं न ही बुरे होते हैं, वे तो बस सापेक्ष होते हैं। हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। मूल्य न तो तटस्थ होते हैं न ही सापेक्ष होते हैं,
मूल्य मानव जीवन और समाज के लिए बुनियादी होते हैं। आप एक आसान तरीके से यह जांच कर सकते हैं कि आपके मूल्य और आपके मूल्यों का क्रम सही है या नहीं है। बस इस तरह है कि अपने मूल्यों के अनुसार जीकर आप अपने जीवन की गुणवत्ता और खुशी को बढ़ा सकते हैं। यदि आप सकारात्मक ऊपर उठने वाले मूल्यों के हिसाब से जीते हैं तो आप खुश, सम्मानित, सफल और संतुष्ट व्यक्ति बनेंगे। यदि आप गलत मूल्यों के हिसाब से जीते हैं तो आप ज्यादातर समय दुखी, असफल और कुंठित रहेंगे। अपने मूल्यों को तय करना और उनके महत्व के क्रम को तय करना अपने आत्म आदर्श को परिभाषित व स्पष्ट करने का अहम हिस्सा है। आपके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा वह है जिसे आपकी आत्म छवि कहा जाता है। यह वह तरीका है जिससे आप खुद को देखते हैं और वर्तमान पल में अपने बारे में सोचते हैं। आपकी आत्म छवि यानी अपने बारे में आपकी मानसिक तस्वीर यह तय करती है कि आप बाहर किस तरह का व्यवहार कर और प्रदर्शन करते हैं। आत्म छवि मनोविज्ञान बताता है कि आप बाहर अपना प्रदर्शन बदल सकते हैं अगर आप उस तस्वीर को बदल लें जो आप खुद को मन में करते देखते हैं। इसलिए बाहरी जीवन की बेहतरी मानसिक तस्वीर की बेहतरी से शुरू होती है। आपके व्यक्तित्व का तीसरा हिस्सा है आत्मगौरव। आपका स्तर इसे इस तरह से परिभाषित किया जाता है, आप खुद को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। आत्मगौरव का आपका स्तर इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं, खुद का कितना सम्मान करते हैं और खुद का कितना मूल्यवान समझते हैं। यदि आपका आत्मगौरव ऊंचा है तो आप अपने लिए ज्यादा बड़े लक्ष्य तय करेंगे और अपने आत्म और उन्हें हासिल करने में लंबे समय तक लगन में से जुटे रहेंगे। आप ज्यादा पसंद करने लायक होंगे, लोकप्रिय होंगे और आत्मविश्वास तथा व्यक्तिगत गर्व से ज्यादा उच्च स्तर का आनंद ले सकेंगे। आपका आत्मगौरव जितना ऊंचा होगा आप उतने ही ज्यादा खुश और स्वस्थ होंगे। यहाँ तक एक रोचक खोज पर गौर करें। आपका आत्मगौरव जिसे कई बार अपने साथ आपकी प्रतिष्ठा कहा जाता है, यानी आप खुद को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, यह काफी हद तक इस बात से तय होता है कि आपकी आत्म छवि आपके आत्म आदर्श के कितने सामंजस्य में है। आपका वर्तमान प्रदर्शन आपके आदर्श प्रदर्शन के चित्र के कितने सामंजस्य में है। मिसाल के तौर पर आइए मान लेते हैं आपका आत्म आदर्श यह है कि आप एक उत्कृष्ट इंसान हैं जो बेहतरीन काम करता है और जिसे ऑफिस के लोग पसंद और सम्मानित करते हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं और आपको उन लोगों का अनुमोदन व प्रशंसा मिलता है जिनका आप सम्मान करते हैं, तो आपको वर्तमान व्यवहार और आपका आदर्श व्यवहार सामंजस्य में है। जब भी यह होता है आपका आत्मगौरव ऊपर उठ जाता है। आप खुद को उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं और अपना सम्मान करते हैं। आप अपने बारे में ज्यादा शानदार महसूस करते हैं। आप विजेता जैसा महसूस करते हैं। यदि आपका आदर्श लक्ष्य सफल होना और अच्छा भुगतान पाना है तो अच्छा काम करने और अच्छे पैसे कमाने पर आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जब भी आपको यह महसूस होता है कि आप स्वयं द्वारा तय किसी लक्ष्य को पाने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं तो आप आत्मगौरव, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत गर्व की भावनाओं से प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था, सफलता किसी सार्थक लक्ष्य या आदर्श की क्रमशः प्राप्ति है। सकारात्मक व्यक्तित्व और संतुष्टिदायक जीवन की बुनियादी वास्तविक आत्मगौरव के उच्च स्तर पर आधारित प्रबल आत्म अवधारणा है। आपके सर्वोच्च मूल्य और विश्वास जितने ज्यादा स्पष्ट होते हैं तथा आप उन मूल्यों व विश्वासों के अनुरूप जितना जीते हैं आप उतना ही बेहतर महसूस करेंगे और आप उतने ही शक्तिशाली व प्रभावी इंसान बन जाएंगे। जब आप
अपने मूल्य और आदर्श तय कर लें तो फिर आपको यह निर्णय लेना होगा कि आपको यहाँ कौन सा अनूठा काम करने के लिए भेजा गया है। आपका पेशा, कर्म या ईश्वरीय आह्वान क्या होना चाहिए। आप लक्ष्यों को हासिल करने और अपनी संभावनाओं को परिपूर्ण करने के लिए आपको किस तरह के काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। आप 4 अलग अलग प्रकार के काम करने का चुनाव कर सकते हैं। इन्हें इस धारणा पर विभाजन किया जा सकता है कि काम करने में आसान है या मुश्किल, या सीखने में आसान है या मुश्किल। आप जिस काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं वह हमेशा सीखने और करने दोनों में आसान होगा। इन 4 श्रेणियों पर एक के बाद एक नजर डालते हैं। पहले प्रकार का काम वह है जिसे सीखना और करना दोनों ही किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। यह अधिक व्यक्तित्व या विचार केंद्रित होता है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग इसी श्रेणी में आते हैं। संख्याओं के साथ काम करना सीखना आपके लिए मुश्किल है, इसलिए इसे करना आपके लिए हमेशा मुश्किल होगा। इसे करने के बारे में आप कभी उत्साहित नहीं होंगे, भले ही आप इस सामान्य अच्छी तरह कर लें, लेकिन आपको अपने कामों में किसी भी तरह की खुशी नहीं मिलेगी। आज कई लोग खुद को इसी तरह की स्थिति में पाते हैं। दूसरी तरह यह काम होता है जिसे सीखना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन सीखने के बाद उसे करना आसान होता है। मिसाल के तौर पर टाइपिंग करना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद इसे करना आसान है। बोलना और लिखना सीखना मुश्किल है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो फिर इसे करना आसान होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में सफलता के लिए जिन बुनियादी योग्यताओं की आवश्यकता है उनमें से कई इस श्रेणी में आते हैं, जिन्हें सीखना तो मुश्किल होता है लेकिन बाद में करना आसान होता है। इस तरह का काम आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जल्द ही यह नीरस और चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। क्योंकि जल्दी यह नीरस और चुनौती रहित बन जाएगा। तीसरे प्रकार के काम वे होते हैं जिन्हें सीखना तो आसान है पर करना कठिन है। गड्ढे खोदना, लकड़ी काटना सीखने की में आसान है, लेकिन करने में हमेशा कठिन है। वे कभी बहुत आसान नहीं होते। जो काम सीखने में आसान और करने में कठिन होता है उसे बहुत सीमित भविष्य होता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिलती है या जो लगातार अपनी योग्यताओं और ज्ञान का नवीकरण नहीं करना चाहते, वे इन कामों में अटक सकते हैं। वह कई बार तो जिंदगी भर के लिए यह एक सतत समस्या है और हमारे सूचना व ज्ञान आधारित समाज में काफी संघर्ष का स्रोत है। काम की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में वे काम शामिल हैं जिन्हें सीखना और करना दोनों ही आसान है। वास्तव में उन्हें सीखना आपके लिए इतना आसान है कि आप यही भूल जाते हैं कि उन्हें सीखा है कैसे। वे बस आपके लिए स्वाभाविक होते हैं। इस श्रेणी के ही काम हैं जहां आप उत्कृष्ट बन सकते हैं और अपने लिए आश्चर्यजनक जीवन का सृजन कर सकते हैं। आपके पास इन क्षेत्रों में नैसर्गिक दक्षता होती है। आपका काम लगभग प्रयासहीन होता है और आप सोचे बिना इसमें लगातार बेहतर और बेहतर बनते जाते हैं। आपका भविष्य यहीं पर है। आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि किसी प्रकार का काम आपके लिए आदर्श है? 4 शब्द हैं जो आपके आदर्श नौकरी या पेशे में होने चाहिए। वे हैं रुचि, ध्यान, तल्लीनता और सम्मोहन। आपकी सबसे ज्यादा रुचि हमेशा उस तरह के काम में होगी जो आपके लिए सबसे आदर्श है। आप उस विषय का स्वाभाविक रूप से आनंद लेंगे और आप उसके बारे में ज्यादा सीखने के प्रति आकर्षित होंगे। आप उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, उसके बारे में सुनना चाहेंगे और उसके बारे में बात करना चाहेंगे। जिस तरह लोहे की कर्तनें किसी चुंबक की तरह आकर्षित होती है,
उसी तरह आप उन नौकरियों की तरफ आकर्षित होंगे जिन्हें करने के लिए आदर्श स्वरूप से उपयुक्त है। वास्तव में आपके आदर्श पेशे का एक इम्तिहान पीछे पलट कर देखना और यह सोचना कि 7 से 14 साल की उम्र के बीच आपको कितनी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा आनंद आता था। आपको उस वक्त जो गतिविधियां सबसे ज़्यादा आनंददायक लगती थी वह इस बात का संकेत है कि आपको वयस्क होने पर वही करना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है कि कम उम्र में आप किस गतिविधि में सबसे ज़्यादा समय बिताते थे तो अपने माता पिता से पूछ लें। अब अपने बड़े भाई बहन से पूछें, अपने कुछ स्मृति चिन्ह देखें और अपने बचपन की गतिविधियों पर नजर डालें। अक्सर आपको ऐसे संकेत और सूचक मिल जाएंगे जो सीधे आपके हृदय की इच्छा को और इशारा करेंगे। दूसरा शब्द है ध्यान। अखबार पढ़ते समय या टेलीविजन देखते समय आपके लिए आदर्श क्षेत्र आपके ध्यान को जकड़ लेगा। यह आसानी से और स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान आकर्षित करेगा। कहीं पर जाते वक्त आप दूसरों की जो बातें सुनेंगे और अपने आदर्श काम के बारे में बात करेंगे, वहां आपका ध्यान जाना स्वाभाविक है। आप स्वाभाविक रूप से इन लोगों और संगठनों के प्रति आकर्षित होंगे जो गतिविधि के उस क्षेत्र में संलग्न है। तीसरा शब्द तल्लीनता। यह एक अद्भुत शब्द है। यह बताता है कि आपके साथ क्या होता है जब आप वह कर रहे हों जिसे आपसे कराने का सचमुच इरादा था। समय आपके लिए स्थिर ठहर जाता है। कई बार आप खाना पीना, आराम करना या छुट्टियां लेना भूल जाते हैं। वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, लेखकों, चित्रकारों और व्यवसायियों के कामकाजी जीवन के बारे में कई कहानियां हैं जो हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने 15-20 घंटे काम करते हैं और उसमें पूरी तरह तल्लीन होते हैं। चौथा शब्द सम्मोहन। उन लोगों और कामों के प्रति आपके नजरिए का वर्णन करने का एक अद्भुत तरीका है जिनके लिए आप आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। यह आपको सम्मोहित करता है, यह आपको जकड़ता है, यह आपको आकर्षित करता रहता है। आप अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए बेकरार रहते हैं और यहाँ से लौटने से नफरत करते हैं। आप उबे या भटके बिना उस काम के बारे में अंतहीन रूप से बात कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं और उसके बारे में सीख सकते हैं। वह काम आपके लिए एक तरह का खेल होता है जिसे करते समय आपको खुशी और संतुष्टि का जबरदस्त एहसास होता है। आप अपने लिए सही क्षेत्र में हैं या नहीं यह आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि आप में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की अदम्य और अतृप्त इच्छा होती है। आप अपने आसपास के संसार में जिन लोगों की सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो उस क्षेत्र के शिखर पर होते हैं जिसके लिए आप सबसे आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। आपके नायक और नायिकाएं कौन हैं? आप किसकी जीवन में सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं? जिन लोगों की आप सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं और कद्र करते हैं, उनमें ऐसे कौन से गुण या विशेषताएं हैं जिनका आप सबसे ज़्यादा अनुकरण करना चाहेंगे? आप अपने आत्म आदर्श के इस हिस्से यानी आपके आदर्श क्षेत्र में अपने रोल मॉडल के बारे में जितनी ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, आप उतनी ही तेजी से वैसे ही इंसान बनने की दिशा में विकास करेंगे जो बनना आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दूसरे लोग सम्मान करते हैं और प्रशंसा करते हैं। जीवन में अपने आदर्श मिशन और उद्देश्य को तय करने के लिए अपने जीवन को पलट कर देखें और अपनी पिछली सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन करें। कौन से गुण, योग्यताएं या विशेषताएं जीवन में अब तक आपकी सफलताओं के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रह रहे हैं? आपके शिखर अनुभव या सर्वोच्च उपलब्धि व गर्व के पल कौन से रहे हैं और इन पलों में क्या समानताएं हैं? यदि आप उन सभी उपलब्धियों की सूची बनाते हैं
जिन पर आपको विशेष गर्व है, तो आम तौर पर उनमें आपको किसी तरह की समानता मिलेगी। लगभग हर मामले में आप किसी खास तरह के व्यक्ति के साथ थे और आप एक खास तरह का काम कर रहे थे। आप किसी खास तरह के व्यक्ति से खास तरह की मान्यता भी पा रहे थे। मिसाल के तौर पर आपको यह पता चल सकता है कि आपकी संतुष्टि के सबसे महान स्रोत अकाल्पनिक और दीर्घकालीन लक्ष्य तय व हासिल करना है। यह किसी खास काम को पूरा करने या प्रतिस्पर्धा जीतने में दूसरों का साथ मिलकर काम करना भी हो सकता है। आपके शिखर अनुभव किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में दूसरों के व्यवस्थापन और प्रबंधन भी हो सकते हैं। आपकी खुशी का सबसे महान स्रोत व्यक्तिगत उपलब्धि भी हो सकती है, किसी चीज को खुद पूरा करना। आप अपने जीवन में ऐसे कौन से काम किए हैं जिनसे आपको आत्मगौरव और निजी गर्व की महानतम भावनाएं मिली है? यदि आप भविष्य में अपने जीवन में कोई चीज हासिल कर सकें तो कौन एक लक्ष्य से आपको व्यक्तिगत गर्व और संतुष्टि की सबसे बड़ी मात्रा मिलेगी? आप अपने जीवन को किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि आप वे चीजें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची संतुष्टि देती है? आप दूसरों में किन गुणों की सबसे ज़्यादा कद्र करते हैं? ये हमेशा वही गुण होंगे जिन्हें आप खुद में सबसे ज़्यादा चाहते हैं। इनमें से प्रत्येक गुण में खुद को 1 से 10 पैमाने पर अंकित करें या अंक दें और फिर हर क्षेत्र में बेहतर बनने की योजना बनाएं। आप दूसरे लोगों में किन योग्यताओं की सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं? वह जो भी हो, शायद यही वे योग्यताएं हैं जिन्हें आप खुद ज़्यादा उच्च स्तर पर विकसित करना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। इन योग्यताओं में प्रत्येक में खुद को 1 से 10 के पैमाने पर अंक दें और फिर सीख कर व अभ्यास करके इन योग्यताओं को निखारने की मेहनत शुरू करें। वह कौन सी एक योग्यता है जिसे यदि आप विकसित कर लेंगे और उसे उत्कृष्ट अंदाज में करते हैं तो आपके जीवन और आपके करियर पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि आप किसी एक क्षेत्र में बेहद असाधारण बन सके तो वह कौन सा एक क्षेत्र है जो आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा? यदि आप योग्यता के इस एक क्षेत्र के बारे में पूरी तरह स्पष्ट बन सकें तो फिर आप इसे लक्ष्य के रूप में तय कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं और इसे योग्यता में उत्कृष्टता के स्तर तक पहुंचने के लिए भी काम शुरू कर सकते हैं। कई बार एक अकेली योग्यता का विकास या बेहतरी ही आपके पूरे जीवन व करियर को बदल सकते हैं। यहाँ एक अच्छा सवाल दिया जा रहा है जो जीवन में आपके सच्चे मूल्य और विश्वासों को स्पष्ट करने में आपकी मदद कर सकता है। कल्पना करें कि आप अपने स्वास्थ्य की पूरी जांच के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वह आपको परिणाम बता रहा है। वह कहता है कि अच्छी खबर यह है कि अगले 6 महीने में आप पूरी शारीरिक स्वस्थ रहेंगे और आप इसका आनंद लेंगे। बुरी खबर यह है कि 6 महीने बाद आप एक असाध्य रोग से मर जाएंगे। अगर आज आपको पता चले कि आपके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं, सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपना समय कैसे बिताएंगे? आप किसके साथ समय बिताएंगे? आप कहाँ जाएंगे? आप क्या करेंगे? आप अपने दिन कैसे बिताएंगे? इस प्रश्नों के जवाब आपको बता देंगे कि आप सचमुच किसे महत्व देते हैं और आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो कई चीज़ें अप्रासंगिक बन जाती है जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते थे
और जिन कई चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देते थे वे बाकी चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आपके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 6 महीने ही बचे हों तो आप अपना समय किसे और कैसे बिताएंगे? यदि आप अपनी सभी संभावनाओं को पूरा करना चाहते हैं और जीवन में अपने सच्चे मिशन व उद्देश्य को खोजना चाहते हैं तो आपको 2 अतिरिक्त क्षेत्रों में खोजबीन करनी होगी। पहले का संबंध आपकी उत्कृष्टता के क्षेत्र से है और दूसरे का संबंध आपके हीरो की खान से है। कारोबारी शब्दावली में जो भी कंपनी प्रतिस्पर्धी बाजार में कायम रहना और तरक्की करना चाहती है उस हर कंपनी के पास उत्कृष्टता का एक पैमाना होता है। उत्कृष्टता का क्षेत्र वह होता है जिससे कोई कंपनी अंदाज में काम करती है और सभी या ज्यादातर प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा अच्छी तरह करते हैं। उत्कृष्टता के क्षेत्र में कई बार बुनियादी सक्षमता भी कहा जाता है। कई बार इसे भिन्नता का लाभ कहा जाता है। नाम चाहे जो भी हो जाए, उत्कृष्टता का क्षेत्र वह होता है जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से, एक प्रोडक्ट या सेवा को दूसरे प्रोडक्ट या सेवा से अलग करता है। व्यक्ति के रूप में आप अपने खुद के आर्थिक जीवन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, इसलिए आपको भी खुद ही कंपनी के रूप में देखना चाहिए। आपकी उत्कृष्टता का क्षेत्र क्या है, आपका प्रतिस्पर्धी लाभ क्या है, आपका अनूठा बिक्री प्रस्ताव क्या है, वह खास गुण या योग्यता जो आप में है लेकिन किसी दूसरे में नहीं है। जीवन में कम उपलब्धि का एक बुनियादी कारण किसी विशेष क्षमता या योग्यता का विकास करने की असफलता है, जो एक व्यक्ति को दूसरों से अलग हटकर खड़े होने के सक्षम बनाती है। बहुत सारे लोग औसत या शायद उससे थोड़ा सा ऊपर रहने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। आपको नए नजरिए से छोड़ देना चाहिए। आपको इस नजरियों को छोड़ देना चाहिए और इस प्रवृत्ति से जूझना चाहिए। इसके बजाय आपको उन 1-2 योग्यताओं का पता लगाना चाहिए जो आपके काम में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और फिर उन मुख्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट बनने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। उत्कृष्टता के प्रति यह समर्पण हमेशा सफलता के ऊंचे मार्ग पर पहुंचाता है और ऊंची उपलब्धि की सबसे बड़ी गारंटी देता है। एक बार जब आप उत्कृष्टता का अपना क्षेत्र तय कर लें तो खुद से पूछें, मेरे क्षेत्र की प्रवृत्तियों के आधार पर कल या अगले वर्ष मेरी उत्कृष्टता का क्षेत्र कौन सा होगा? क्या आपके पास एक विशिष्ट व्यक्तिगत और पेशेवर विकास योजना है जिस पर आप हर दिन काम कर रहे हैं? अगर नहीं है तो यही समय है कि आप यह योजना बना लें और उन योग्यताओं का विकास करने लगें जिनको ज़रूरत आपको आने वाले वर्षों में अपने क्षेत्र में लीडर बनने में मिलेगा। अगर आप अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपकी उत्कृष्टता का क्षेत्र क्या होना चाहिए? अगर आप बड़े सपने देखें और अपने लिए असाधारण रूप से ऊंचे मानदंड तय करें तो यह क्या हो सकता है? आप जानते हैं कि बाजार सिर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही उत्कृष्ट पुरस्कार देता है और औसत प्रदर्शन के लिए औसत परिणाम देता है और औसत से कमतर के लिए औसत से कम पुरस्कार या बेरोजगारी देता है। तो दोस्तों आज रहते देते इतना ही तक, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मुझे दीजिए इजाज़त। और इससे पहले मेरी फिर एक आपसे हृदयपूर्ण आग्रह है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे इस वीडियो कंटेंट से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में तो मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए
ताकि मेरा सपोर्ट हो सके। जय श्री राम।